Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are doing well. आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है उसका, और ये गूगल क्लासरूम का कोड है जहाँ से आप लेक्चर की जो ड्यूरिंग लेक्चर में लिख रहा हूँ इसकी PDF ले सकते हैं। और हमारा लेक्चर और 6 और 7 का जो फ़्लो है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज़ सर्किट्स क्या होते हैं, और उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीरीज़ सर्किट्स में, फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल जो कि बेसिकली KVL की ही दूसरी फॉर्म है। उसके बाद है टर्मिनल वोल्टेजेस कैलकुलेट करनी पड़े अगर हमें सर्किट में, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्या होती हैं। फिर है पैरेलल सर्किट्स, और इसमें किरचॉफ करंट लॉ एंड देन करंट डिवाइडर रूल विच इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ KCL। और फिर सीरीज़ पैरेलल मिक्स जो कॉम्बिनेशन है सर्किट्स में वो हम यूज़ करेंगे। और सीरीज़ पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए एक सर्किट को हम देखेंगे रिड्यूस एंड रिटर्न मेथड जो है वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ सीरीज़ सर्किट्स। सीरीज़ सर्किट्स पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम एक बार एक टर्म डिफ़ाइन कर लें, दैट व्हाट इज़ सर्किट। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म आएगी वो होगी सर्किट। तो सर्किट से हमारे जहन में क्या आता है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या हैं ये मैं आप लोगों को तफसील से जो इनिशियल लेक्चर्स हैं हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स उनमें बता चुका हूँ। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच allows the flow of current, or otherwise we may say charges, which actually means current, which allows the flow of current or charges. Well, अगर हम एक सिंपलेस्ट सर्किट की बात करें जो कि यकीनन आप अपनी पिछली अर्लियर क्लासेस में ये देख चुके होंगे कि हमारे पास एक सोर्स है और उसके बाद एक रजिस्टर है और उसके बाद एक और रजिस्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोर्स है उसका जो सिंबल है वो है E, दैट इज़ बिकॉज ऑफ EMF सोर्स। जो रजिस्टर ये वाला है मैंने इसका नाम R1 रख दिया, इस रजिस्टर का नाम मैंने R2 रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो E है वो 10 वोल्ट्स है EMF, और R1 की जो रेजिस्टेंस है वो 5 ohms है लेट से, और R2 की रेजिस्टेंस जो है वो भी 5 ohms है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स और 2 रेजिस्टर्स मौजूद हैं, ये एक सिंपलेस्ट सर्किट है। कैसे, क्या ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है? ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है EMF सोर्स जो कि DC EMF सोर्स है, और फिर एक रजिस्टर और एक दूसरा रजिस्टर। क्या ये अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट को? तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करते हुए जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक। तो साथ साथ हम कुछ टर्म्स अपनी डिफ़ाइन करते जाते हैं। हमें एक और टर्म जो है वो डिफ़ाइन करनी चाहिए, वो है सोर्स। और उसके बाद एक टर्म है सिंक। साथ ही हम एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट की 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ एक्चुअल करंट and conventional current। सोर्स जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई ऐसा कंपोनेंट जो कुछ इनपुट दे रहा होता है सर्किट में, या आप ये कह लें कि जिसकी वजह से करंट जो है वो
फ्लो कर रहा होता है, हम उसे सोर्स कहते हैं। हमारे इस सर्किट में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स है, आई मीन जो वोल्टेज सोर्स है, वो उसको हम सोर्स कह रहे हैं। और सिंक एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो एनर्जी कंज्यूम करता है सर्किट में से। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सर्किट में, और सिंक जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है सर्किट में। तो R1 और R2 जो हैं वो दोनों सिंक हैं, और जो E है वो हमारा सोर्स है। वेल, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, एज ऑल ऑफ अस नो, is the flow of charges. I mean, electric current is the flow of charges through a cross-sectional area, और actually हम इसको और अच्छा डिफाइन करें तो वो होगा rate of flow of charges। तो I must say इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल है कैपिटल I, इलेक्ट्रिक करंट हम जानते हैं एक बेस क्वांटिटी है, और ये बराबर है फ्लो ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम। Flow of charges divided by time means rate of flow of charges is electric current। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट्स जो हैं वो एम्पेयर्स हैं, जबकि मैं बता चुका हूँ कि ये खुद बेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की दो किस्में हैं, एक्चुअल करंट और कन्वेंशनल करंट। एक्चुअल करंट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आई रिपीट, एक्चुअल करंट जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कह सकते हैं। It is due to the flow of electrons in the conduction band, where conventional current जो है ये एक hypothetical current है। Hypothetical current which flows due to the flow of positive charges। सबसे पहले मुझे ये बता देना चाहिए था कि हम जो इस पूरे ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं लेक्चर्स में दोनों में, और इसके बाद भी जो लेक्चर्स पढ़ेंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम सॉलिड्स की बात कर रहे होंगे, और सॉलिड में टिपिकली हम मेटल्स की बात कर रहे होंगे। तो हम लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो लिक्विड्स में है हमने अर्लियर लेक्चर्स में देख लिया है कि वो आयंस की वजह से भी फ़्लो कर सकता है। लेकिन हम क्योंकि मेटल्स में बात कर रहे हैं तो इसमें जो करंट है वो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करता है, जिसकी तफसील हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। और कन्वेंशनल करंट जो है वो हम खुद हाइपोथेटिकल करंट लेते हैं, विच इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपके लिए शायद जो है वो नई बात हो, या अर्लियर आप में से किसी ने इसको सुन रखा हो, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आया है। इट वॉज discovered earlier than the concept, the true atomic structure। जिस वजह से जो है ये लेटर आया है, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उससे पुराना कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह तमाम हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर फ्लो जो होता है ये हाई एनर्जी टू लो एनर्जी होता है। जिस तरह से तकरीबन तमाम फिज़िकल फिनोमेना जो हैं, जैसे हीट है, ये हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी ट्रैवल करती है। तो हमारा ये ख्याल था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच इज़ हायर पोटेंशियल, वहाँ से फ़्लो करता है टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो नेगेटिव टर्मिनल पे जाने के लिए ज़रूरी था कि कोई पॉजिटिव चार्जेस ट्रैवल करते पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हमारी जो अर्लियर टेक्स्ट था और जो अजम्पशंस थी वो ये थी कि जो किसी भी मेटल में करंट मूव करता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से मूव करता है। और लेकिन बाद में जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया, अंडरस्टैंड किया प्रॉपर्ली, तो हमें पता चला कि जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में बॉन्डेड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, हीट एनर्जी या अदर किसी सोर्स से एनर्जी लेके वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, या जैसे मेटल्स में ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड में होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही वो पार्टिकल्स हैं जो कि ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर पार्ट। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तो वो ज़ाहिर है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव तक। तो जब हम Q पुट करेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड तो Q होगा, लेकिन उसकी टाइप जो है वो नेगेटिव होगी, तो चार्ज हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा जगह जगह। दूसरी बात यह है कि हमें ये लिखना पड़ेगा कि जो चार्ज है वो लोअर टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ट्रैवल करता है, विच इज़ नॉट द केस इन अदर फिजिकल फिनोमेना जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी वाटर फ्लो या फिर हीट का जो फ्लो है। तो हमने इसको अजम्पशन के तौर पे एक करंट हम अज्यूम कर लेते हैं या हाइपोथेटिकल करंट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि वो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द negative terminal of the battery, and it can only flow because of the positive charges, as in real there are no positive charges moving, but there are electrons moving from let's say right to left, and we are saying that if we say that same positive charges travel from left to right, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय इस बात के कि हमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मिल जाती है, पहली बात। और दूसरा, हमें जो Q पुट करना पड़ता है वो पॉजिटिव चार्जेस का है, मैग्नीट्यूड के साथ हमें माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब हम जो हमारे टेक्स्ट में थ्रू आउट करंट यूज़ करेंगे वो होगा कन्वेंशनल करंट, जिसे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ट्रैवल करता है। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि रियल में ऐसा कोई करंट नहीं है जो मेटल्स में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ट्रैवल करे। रियल में एक ही करंट है, वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बट रादर वी टेक द current which is because of the positive charges, and that current is called conventional current. But this current, keep remember, is hypothetical current. तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम बात करेंगे एक सिंपल सर्किट जो हमने यहाँ पे लिया था। उसमें अगर मुझे कहा जाए फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस हियर, तो हमारे प्रीवियस जो नॉलेज है, प्रीवियस क्लासेस में आप बहुत अर्ली क्लासेस में भी ये पढ़ चुके हैं आपने हाई स्कूल में, कि आपके पास जो सम ऑफ रेजिस्टेंसेस है इन अ सीरीज सर्किट, तो वो कैसे निकलता है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जाते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है सीरीज़ सर्किट का, उस पे। सीरीज़ सर्किट जो है एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें हमारे जितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, आर एंड to end connected to form a single path for the flow of charges. Well, हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास सीरीज़ सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इस तरह मिलते हैं कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और एक कंप्लीट एक ही पाथ बनाते हैं करंट के फ़्लो के लिए। अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ एक रेजिस्टर है, फिर एक और रेजिस्टर है, तो ये सर्किट सीरीज़ है, ये पैरेलल है। तो आप में से कोई शायद कंफ्यूज हो जाए इसको देखने में, विच अपेरेंटली इज़ वेरी ईजी बाय द वे, कि आप कंफ्यूज ना हो। और तरीका ये होगा कि आप चेक करें कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। व्हाट एंड टू एंड मीन्स कि जहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स जो है वो मुकम्मल होगा वहाँ से रजिस्टर स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे ये रजिस्टर मुकम्मल होगा वहाँ दूसरा स्टार्ट हो जाए रजिस्टर, फिर इस तरह जहाँ दूसरा ख़त्म होगा वहाँ पे तीसरा स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे थर्ड रजिस्टर ख़त्म होगा वहाँ पे फोर्थ स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे फोर्थ ख़त्म होगा वहाँ पे फिफ्थ स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे फिफ्थ ख़त्म होगा वहाँ पे सिक्स्थ स्टार्ट हो जाए, जहाँ पे सिक्स्थ ख़त्म होगा वहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाए। तो ये तमाम जो रजिस्टर्स हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो एंड टू एंड कनेक्टेड हैं।
और यहाँ पे करंट का यहाँ कहीं भी दो पाथ नहीं बन रहे, तो इस तरह का जो सर्किट है वो सीरीज़ सर्किट कहलाता है। सीरीज़ सर्किट में अगर हम इस वोल्टेज सोर्स को फॉर अ मोमेंट इग्नोर कर दें तो हमारे पास एक टर्मिनल होगा, फॉर एग्जांपल ए। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू रेप्लिकेट द सेम सर्किट विच आई हैड मेड अबव। तो मेरे पास ये पॉइंट अगर ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको R1 कह देता हूँ, इसको R2 कह देता हूँ, इसको R3 कहता हूँ, ये R4 है, ये R5 है और ये R6 है। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में, दैट मीन्स फ्रॉम A टू B, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन तमाम रजिस्टर को सम करूँगा। अगर इनकी वैल्यूज़ मुझे पता होती तो मैं ज़ाहिर है इस तरह से कैलकुलेट करता कि टोटल रेजिस्टेंस इज़ सम ऑफ द R1, R2, R3 अप टू R6। सिमिलरली किसी भी सीरीज़ सर्किट में अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मुझे RT फाइंड करने के लिए R1 और R2 को ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये 10 ओहम्स हो जाएगा। मैं इसको फिगर 1 कह लेता हूं क्योंकि हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो हम फिगर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि solving figure 1 for RT, that means RT, और otherwise मैं ऐसे frequently लिख रहा हूँगा R12, which means total resistance of resistors 1 and 2 when they are connected in series, it is R1 plus R2, which is in fact 10 ohms. हम फिगर 1 को रीड्रॉ कर सकते हैं। with a bit of modification, and that is like this. It is as same as if I had an EMF source E of 10 volts and a resistor R, which is RT actually, of 10 ohms. तो मेरे पास, excuse me, it is 10 ohms. तो मेरे पास जो फिगर 1 में सर्किट था जिसका कि EMF सोर्स जो है वो 10 वोल्ट्स है और R1 R2 दो रजिस्टर्स हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, उनको अगर मैं सॉल्व करके लिख लूँ इस फार्मूला से, तो मेरे पास E जो है वो 10 वोल्ट्स है और R1 R2 जो है वो मिल के RT बन जाता है, विच इज़ 10 ohms। एंड इफ़ आई एम आस्क्ड टू फाइंड द करंट थ्रू द RT, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला फ्रॉम यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ से आप क्योंकि वेल अवेयर हैं तो मैंने उसको अलग से किसी टॉपिक में नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ यूजिंग ओहम्स लॉ विच इज़ E इज़ इक्वल टू IR। मुझे I कैलकुलेट करना है, तो इट विल बी E डिवाइडेड बाय R विच इज़ 1 एम्पियर। वेल हम क्या कर रहे हैं, हम फिगर 1 को देख रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने RT फाइंड किया है। RT फाइंड करने के बाद हमने टोटल करंट फाइंड किया है। टोटल करंट इज़ एक्चुअली E इज़ इक्वल टू IT RT। तो मुझे यहाँ पे IT RT लिखना चाहिए। इसी तरह से IT इज़ E ओवर RT विच इज़ 1 एम्पियर। तो हम अब इस पर फर्दर बात करते हैं और उसके लिए हम चलते हैं पेज नंबर 2 पे, और पेज नंबर 2 जो है ये लेक्चर नंबर 6 का पेज नंबर 2 है। तो हम लेक्चर नंबर 6 पेज 2 and we are discussing the current. I would like to tell you again that as shown in figure 1 earlier, मैं यहाँ पे फिगर 1 अगर प्लॉट करूँ दोबारा से, तो मेरे पास यहाँ पे दो रजिस्टर्स थे, एक R1 था, दूसरा R2 है, और यहाँ पे E है विच इज़ ऑफ 10 वोल्ट्स। R1 5 ohms का था
और R2 भी 5 ohms है। तो मेरे पास अगर मैंने करंट फाइंड करना है थ्रू R1, तो मैंने इससे पहले जो किया है, मैंने IT फाइंड किया है, टोटल करंट है जो हम देखते हैं कि सीरीज़ में जितने चार्जेस यहाँ से एग्ज़िट करेंगे उतने ही चार्जेस यहाँ एंटर करेंगे, और अगर पाथ एक ही है तो उतने ही चार्जेस R1 को क्रॉस करेंगे, उतने ही चार्जेस R2 को क्रॉस करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल करंट है वही करंट थ्रू R1 है और वही करंट थ्रू R2 है। तो इन series actually we have I3 which is equal to current through individual resistors but only in series, keep remember। तो हम बात कर रहे हैं, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अक्रॉस एवरी रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो मेरे पास यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं और बाय द वे इट वाज 1 एम्पेयर्स कैलकुलेटेड ऑन पेज नंबर 1। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मुझे वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 फाइंड करना है। तो मैं अगर इसको यूँ लिख लूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप चेक करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कौन सा चाहिए, तो उसका नाम है वोल्ट मीटर। तो मैंने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं वोल्ट मीटर पे जो वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटली उसको चेक कर लूँ न्यूमेरिकली क्या वो सही है। तो मेरे पास उसके लिए ओम्स लॉ है, यूजिंग Ohm's law again, V1 equals I1 R1, that means potential difference across resistor R1 is equal to the product of the current through R1 with the resistance through R1, and it is I1 as we calculated is 1 and R1 is 5, so V1 is 5 volts। सिमिलरली V2 जो है वो भी 5 वोल्ट्स होगा। V2 जो होगा वो होगा I2 R2, where I2 is 1 and R2 is 5 ohms, so it is 5 volts। And from here we should start another interesting topic, and that is Kirchhoff's voltage law, that means KVL। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें ये कहता है कि इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इट विल बी इसकी जो डेफिनेशन है वो बनेगी द सम of all the potentials in a closed loop is 0, or we can say, हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल of the sources is equal to the potential drop. Potential drops across the sinks, or mathematically I can say summation V in a closed loop is 0, or I can say summation V is equal to summation E, where E is the EMF, electromotive force, which is actually the potential of the sources, and the V is the potential difference or the potential drop across the sinks. Sinks here means the resistors for this particular circuit। तो हम चेक करते हैं कि हमारे इस सर्किट में क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो यकीनन हमने
कोई गलती की होगी, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो है वो एप्लीकेबल है। तो हम देखते हैं कि E इज़ इक्वल टू समेशन V मुमकिन है क्या? तो हमारा E जो था वो 10 वोल्ट्स था, और समेशन V का मतलब है V1 प्लस V2 विच इज़ 5 वोल्ट्स प्लस 5 वोल्ट्स मेकिंग 10 वोल्ट्स इन टोटल। तो हमने देखा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है हमारे इस सर्किट पे एप्लीकेबल है, और ये जनरली ये जो जेनेरिक लॉ है, जनरली ये एप्लीकेबल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर एवरी सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एवरी सीरीज़ सर्किट। असल में जो हमारा काम है वो ये है कि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए या किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करें, और हम इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट को इसको यूज़ कर सकें। तो हमने क्या किया कि मेरे पास यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं और एक EMF सोर्स है विच इज़ अगेन ऑफ 10 वोल्ट्स। ये मेरे पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अगर R1 जो है वो 2 ohms का है, R2 जो है वो 3 ohms है और R3 जो है वो 5 ohms है। तो हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज़ में हैं और हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। आप याद रखिए, जब सर्किट को सॉल्व करना कहें तो इसका मतलब होता है कि इसमें तमाम अननोन्स फाइंड किए जाएं, जबकि अननोन्स का मतलब है वैल्यूज़ ऑफ रजिस्टर्स और पोटेंशियल ड्रॉप्स और द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। ये 3 चीज़ें जो हैं उनमें से अगर हमें जो नहीं पता वो फाइंड करनी है। इस केस में हमें रेजिस्टेंसेस पता हैं। जो स्टेप्स हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के, एक सीरीज़ सर्किट को, हाउ टू सॉल्व सीरीज़ सर्किट। तो मैं कहूँगा कि यूजिंग KVL, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था एक्चुअली कि KVL को यूज़ करते हुए हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम जो सोर्सेज हैं वो पहचाने कौन से हैं और सिंक पहचाने कौन से हैं। जो सिंक होते हैं उनकी पोलैरिटी कोई नहीं होती, तो हम सबसे पहला स्टेप ये है कि जो सिंक्स हैं उन पे पोलैरिटीज़ लगाएं। और इसके लिए जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप जो पोलैरिटीज़ लगाएंगे रजिस्टर्स पे वो अकॉर्डिंग होनी चाहिए हमारे कन्वेंशनल करंट के, और हमारा जो सोर्स है उसकी वजह से जो कन्वेंशनल करंट है वो लेफ़्ट टू राइट है। तो उस लिहाज, और करंट हमेशा फ़्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और द हाई टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल एज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो हमारे पास जो R1 है उसके इस तरफ पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। इसी तरह से हमारा जो R2 है उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, और इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा, क्योंकि ये हमारे कन्वेंशनल करंट का फ़्लो है और उस फ्लो के लिहाज से लेफ़्ट टू राइट है। उस फ्लो के लिहाज से हमें पता है करंट हमेशा हाई टू लो जाता है, तो R1 का हाई लेफ़्ट साइड पे होगा और लो जो है वो राइट साइड पे होगा। सिमिलरली R2 एंड R3। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बैटरी पे कोई पोलैरिटीज़ नहीं लगाई हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि सोर्सेज जो होते हैं उनकी पोलैरिटीज़ ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। जो सिंक्स होते हैं उनकी पोलैरिटीज़ हमें देखना पड़ेंगी खुद। तो अब हम इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ वोल्टेजेस इज़ 0। तो हमारे पास इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज़ करते हुए आ जाएगा E माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन समेशन ऑफ वोल्टेजेस इज़ 0। और ये नेगेटिव क्यों आए हैं? इसलिए कि हमारा जो टर्मिनल, आप देखिए गौर से कि जो EMF सोर्स है हमने उसका पॉजिटिव सिंबल लिखा है। हम वो सिंबल लिखते हैं जहाँ पे हम किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से लीव करते हैं। अब मैं वोल्टेज सोर्स से लीव कर रहा हूँ वाइल मेकिंग दिस क्लोज लूप लेफ्ट वर्ड्स, तो इधर बैटरी का पॉजिटिव है, तो E जो है वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद मैं R1 को लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो R1 का जो सेकेंड टर्मिनल जहाँ से मैं लीव कर रहा हूँ टूवर्ड्स राइट जा रहा हूँ वो नेगेटिव है, तो आई हैव गॉट माइनस V1, सिमिलरली माइनस V2 एंड माइनस V3। अब हम क्या करते हैं कि मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं हम वो पुट करते हैं।
ई की वैल्यू तो है 10 वोल्ट्स, जबकि V1 की वैल्यू नहीं है। एंड यूजिंग ओहम्स लॉ हम कह सकते हैं कि ये I1 R1 है और ये I2 R2 है और ये I3 R3 है, जबकि हम जानते हैं इन सीरीज I3 इज़ इक्वल टू I1 इज़ इक्वल टू I2 इज़ इक्वल टू I3। तो हमारे पास सीरीज़ में जो सम ऑफ वोल्टेजेस हैं, जो सम ऑफ जो वैल्यूज़ ऑफ करंट्स हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, और जो सम ऑफ वोल्टेजेस होता है क्लोज लूप में वो ज़ीरो होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि सीरीज़ सर्किट में मुझे एक्सक्यूज़ मी, ये इक्वल टू ज़ीरो हमें इक्वेशन लिखना चाहिए थी, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं I1 I2 I3 की, जो कि एक्चुअली I3 या अदरवाइज़ मैं उसे I कह सकता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे R1 R2 R3 की वैल्यूज़ गिवन हैं। सो आई एम लेफ्ट विद R1 which is 2 ohms, 2I is from here, it is not I1, it is I, minus R2 is 3 ohms with I, minus R3 is 5 ohms with I equals 0. Sorry, it is not I3, it is I, because हम लिख चुके हैं कि तमाम करंट्स जो हैं वो सीरीज़ में सेम होते हैं इन मैग्नीट्यूड, और उनका पाथ भी सेम रहता है। और हमारे पास यहाँ से इन तीनों में से करंट जो है वो कॉमन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम इनको लेफ़्ट इक्वेशन की राइट पे ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा 2I प्लस 3I प्लस 5I इक्वल्स 10, where I is same. So 2 plus 3 plus 5, it's 10I. It means I is equal to 1 amperes, और अदरवाइज हम कह सकते हैं I1 is 1 ampere, हम कह सकते हैं I2 is 1 ampere, हम कह सकते हैं I3 is 1 ampere. Knowing these currents, we can calculate the potential drop across each resistor. So V1 is equal to I1 R1, or the IR1, or 1 into 2, which is 2 volts. Similarly, जो V2 है उसके लिए जो मेरा वोल्टेज बनेगा वो होगा 3 into 1 which is 3 volts, और जो V3 है उसके लिए हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा 1 into 5 which is the value of resistor, and I1 is the value of the current, so V3 is 5 volts. That is it about this circuit. हमने इसको फाइंड कर ली हैं values of unknowns, that means currents and voltages for the corresponding resistors. अब हम चलते हैं हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 6 है, और उसका पेज नंबर 3 स्टार्ट हो गया है। हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। I ask you not to bother, this name for now at least, और जो हमने previously किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज़ करते हुए जो इक्वेशंस लिखी हैं मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इन सेट ऑफ इक्वेशंस को, जो ये इक्वेशन है और उसके बाद ये ओहम्स लॉ की इक्वेशंस हैं, इनको यूज़ करके हम कैसे जो है सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है हम वो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आप फ़िलहाल इसके नाम पे गौर ना करें। इसकी वजह यह है कि आप आपको प्रेशर फील ना करें क्योंकि नई टर्म है। आप सिर्फ ये देखें कि हमें पता है कि V1 इज़ एक्चुअली I1 R1, हमें पता है कि V2 इज़ इक्वल टू I2 R2, और हमें पता है कि V3 इज़ इक्वल टू I3 R3, और हमें ये भी पता है कि V total which is E actually is IT RT। हम क्या करते हैं, V1 के लिए हम लिखते हैं as V1 is I1 R1, और हमें पता है in series
I3 is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. So I1 can be replaced with I3, where I3 can be replaced with E divided by RT. So it is E over RT times R1, which is our V1. Similarly, अगर मैं V2 की बात करूँ तो it should be I2 R2, and if I want to write it like I3 R2, it will give me V2 equals using this relation, E is equal to I3 RT, E over RT into R2. So in general, Vx is equal to E over RT times Rx, where Rx is the value of resistance of resistor X, and Vx is the potential drop across the resistor X. So हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है एक्चुअली. आपने नोट किया होगा कि किसी भी वोल्टेज को अगर आपने फाइंड करना है और आपको उस रेजिस्टर की जिस पे आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू पता है R1 की, आपको सोर्स की वैल्यू पता है और आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो आप फाइंड कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R1. सिमिलरली फॉर R2 एंड इन जनरल फॉर Rx. That was it about the Kirchhoff voltage law and the voltage divider rule. Now another important thing is that if I have two resistors and there is a point A and the R1 is actually 10 ohms and R2 is 20 ohms, where E is 10 volts. Well, हमारे पास जो पॉइंट A है, हम क्या इस पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें तब मिलेगा जब हमने सही तरीके से पहले वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज़ करना सीख लिया हो. अगर तो मुझे वोल्टेज फाइंड करना है R1 पे, तो V1 होगा E which is 10, RT will be the sum of these two resistors, which means 30, or and then Rx, that means R1, which is 10. So it is 10 divided by 3 volts across V1. I mean total volts कितने हैं? 10, और उसमें से 10 by 3 कहाँ पे कंज्यूम हो गए हैं? R1 पे. A पे कितना पोटेंशियल होगा? The potential at point A is called the terminal potential. और टर्मिनल पोटेंशियल जो A पे है वो कैसे निकलेगा? हम क्या करते हैं, हम टोटल पोटेंशियल जो था वो कितना था? 10, उसमें से R1 पे जो आया वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास पोटेंशियल एट A आ जाएगा. सो आई मस्ट से VA इज इक्वल टू E माइनस VR1 और V1, अदरवाइज आप इसको V1 भी लिख सकते हैं. तो E जो है वो 10 है और V1 जो है वो कितना आया है? वो 10 by 3 है. तो हमारे पास 30 minus 10 is 20 by 3 will be dropped across R2. तो ये हमारा किसी टर्मिनल पे किसी एक पॉइंट पे वोल्टेज फाइंड की जा सकती है, यस की जा सकती है. सिमिलरली हम इस पॉइंट बी पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं और वो ज़ीरो होगा. बाय द वे आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि बी पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो कैसे आएगा. और हम इंशाल्लाह जो सीरीज़ सर्किट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे
क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं, या थ्रू CR आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है CR के थ्रू अपने क्वेश्चंस कन्वे कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।